हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्लब बाय शक्ति सर। मैं आपके सामने आज एक नया टॉपिक लेके आया हूँ वर्क पावर एनर्जी से। लास्ट दो लेक्चर्स में मैंने आपको वर्क पावर एनर्जी के वर्क डन कैलकुलेट करना सिखाया था। वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, वैरायटी ऑफ न्यूमेरिकल आपके सामने रखे थे। आज के लेक्चर में मैं आपके लिए लेके आया हूँ कि स्यूडो फोर्स की हेल्प से वर्क डन कैसे कैलकुलेट किया जाता है। और नेक्स्ट लेक्चर में भी बता देता हूं कि जो मैं लेके आऊंगा दैट इज द वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स पे वर्क डन के बहुत सारे सवाल होते हैं, उस पे जल्दी से मैं आपको वीडियो लेके आऊंगा और आगे बढ़ेंगे। काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और बहुत सारी वैरायटी ऑफ न्यूमेरिकल। इतने सवाल होते हैं वर्क पावर एनर्जी के कि सॉल्व कर करके बंदा थकता नहीं है। लेकिन शुरुआत हमें स्टेप बाय स्टेप करनी पड़ेगी। आज का स्टेप क्या है? वर्क डन बाय स्यूडो फोर्स। फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं, सब्सक्राइब माय चैनल। चलिए स्टार्ट करते हैं। वर्क डन बाय स्यूडो फोर्स क्या कहता है? सबसे पहले तो हम न्यूटन लॉज में सीख के ही आते हैं कि स्यूडो फोर्स होता क्या है, कैसे अप्लाई होता है, उसका थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं। लेट्स कंसीडर वी हैव ए ट्रॉली विच इज एक्ट एज एन एक्सेलरेटिंग फ्रेम एंड ए बॉक्स इज प्लेस्ड ऑन दिस ट्रॉली। इस बॉक्स का मास m है। ठीक, इस तरह से सिचुएशन है। मान लेते हैं कि एक ऑब्जर्वर यहां पर है, ये ऑब्जर्वर है। ऑब्जर्वर एक्सेलरेटिंग फ्रेम पे है। एक्सेलरेटिंग फ्रेम मतलब ऑब्जर्वर ट्रॉली पे है। ट्रॉली ए एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट कर रही है, सो ऑब्जर्वर इज इन एक्सेलरेटिंग फ्रेम। इतनी बात क्लियर होती है सबको? आगे बढ़ते हैं। ये जो ब्लॉक है ये भी एक्सेलरेटिंग फ्रेम पे है, राइट? ये जो ब्लॉक ट्रॉली के ऊपर रखा हुआ है इसकी एक्सेलरेशन है, तो इसका मतलब ब्लॉक इज इन एक्सेलरेटिंग फ्रेम। ठीक है, जब कोई ऑब्जेक्ट जिसका एफवीडी हमें बनाना होता है, जिसके ऊपर काम करना होता है, अगर वो एक्सेलरेटिंग फ्रेम में होता है तो क्या करते हैं हम? उस पर एक स्यूडो फोर्स एडिशनल अप्लाई करवाते हैं। तो इस ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंग इसके ऊपर एक स्यूडो फोर्स लगेगा और किस डायरेक्शन में लगेगा? अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेटिंग फ्रेम। ठीक, ये किस पे रखा गया है? ऑब्जर्वर देखो, अगर ये ए एक्सेलरेशन से चल रहा है, ऑब्जर्वर इज एट रेस्ट with respect to ट्रॉली। ठीक, इसका मतलब ऑब्जर्वर भी किस एक्सेलरेशन से जा रहा होगा? ए एक्सेलरेशन से जा रहा होगा। ऑब्जर्वर इसके ऊपर स्यूडो फोर्स लगाना चाहता है, तो स्यूडो फोर्स लग जाएगा भाई, ऐसे इस तरह से स्यूडो फोर्स लग जाएगा। स्यूडो फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होता है? स्यूडो फोर्स का मैग्नीट्यूड होता है मास ऑफ द ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर स्यूडो फोर्स लग रहा है, और एक्सेलरेशन उस प्लेटफॉर्म का जिसके ऊपर ऑब्जर्वर है, तो उसका एक्सेलरेशन कितना है? a है। अगर आप तरीके से देखें तो वेक्टर फॉर्म में देखें तो ये कुछ ऐसा आना चाहिए, नेगेटिव आ जाता है। नेगेटिव क्यों? कि अपोजिट डायरेक्शन में लगता है स्यूडो फोर्स जो होता है, उसकी डायरेक्शन और एक्सेलरेटिंग फ्रेम के एक्सेलरेशन की डायरेक्शन अपोजिट होती है। इतनी बात हम न्यूटन लॉज में सीख के आते हैं। और डिटेल जानी है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में स्यूडो फोर्स का जो मेरा न्यूटन लॉज का टॉपिक था उसका लिंक शेयर कर दूंगा, आप वहां पर विजिट करके टॉपिक को सीख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कहता है कि इस ऑब्जर्वर ने वर्क डन कैलकुलेट करना है इस स्यूडो फोर्स के कारण। ठीक, अब वर्क डन कैलकुलेट कैसे करेंगे? हम सबको पता है, बड़ा बेसिक सा फॉर्मूला होता है, स्यूडो फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट, और इनका डॉट प्रोडक्ट भी लिख लेते हैं बीच में। इस तरह से होता है। यहां पर थोड़ी इंपॉर्टेंट बात आपको यह बताना चाहूंगा कि अगर ब्लॉक रेस्ट पर है विद रिस्पेक्ट टू द ट्रॉली, ब्लॉक क्या है? रेस्ट पर है, तो बड़ा ध्यान से सीखना। इफ ब्लॉक इज एट रेस्ट, किसके रिस्पेक्ट में? विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली। यहां पर ट्रॉली है, ठीक। अगर वो रेस्ट पर है तो क्या होगा? तो इसके ऊपर क्या स्यूडो फोर्स लग रहा है? यस, स्यूडो फोर्स इज एक्टिंग, मतलब इसके ऊपर स्यूडो फोर्स एक्ट हो रहा है, दैट इज स्यूडो फोर्स नॉट इक्वल टू 0 है। बट ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली मूव नहीं कर रहा है। ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर रेस्ट पर है, मूव नहीं कर रहा, डिस्प्लेस नहीं हो रहा। तो जब डिस्प्लेसमेंट 0 होगा तो वर्क डन भी कितना हो जाएगा? सो वर्क डन बाय स्यूडो फोर्स कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो एग्जाम में बैठ के इस तरह की मिसकंसेप्शन आना लाजमी है कि स्टूडेंट कहेगा अगर स्यूडो फोर्स लग रहा है, गाड़ी आगे दौड़ रही है, तो इस पे वर्क डन क्यों नहीं मेरा हो रहा? तो ऐसी सिचुएशन भी अराइज हो सकती है कि स्यूडो फोर्स नॉट इक्वल टू 0 है, लेकिन वर्क डन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। किस कंडीशन में? अगर रेस्ट पर है। अगर रेस्ट पर है, रेस्ट पे मतलब यहां पर कौन सा फ्रिक्शन होगा? कौन सा फ्रिक्शन होगा? स्टैटिक फ्रिक्शन होगा। अगर यहां पर काइनेटिक फ्रिक्शन हो गया, ये दौड़ना शुरू कर देगा, चलेगा, तो फिर वर्क डन की वैल्यू भी नॉन जीरो आएगी। वर्क डन बाय
फ्रिक्शन के केसेस में हम इसको बहुत ही डिटेल से सीखने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज का लेक्चर है स्यूडो फोर्स पे डिपेंड करता है। बड़ा ही दिलचस्प सा न्यूमेरिकल यहां पर मैं लेके आया हूं आपके लिए। देखने में थोड़ा सा बहुत भारी भरकम सा है, लेकिन जब सॉल्व करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, आपको मजा आएगा उस क्वेश्चन से। देखो न्यूमेरिकल क्या है, कुछ ऐसी ही सिचुएशन है जैसी मैंने यहां पर रिप्रेजेंट कर रखी है ना, ऐसी ही सिचुएशन है। और ये देखिए, ये है ट्रॉली और यहां पर एक ऑब्जर्वर है जो यहां पर बैठा हुआ है। ऑब्जर्वर इज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली। ठीक, ये जो है इसको मैंने 1 कंसीडर किया है, इसको 2 कंसीडर किया है। ये ग्राउंड हो गया, ग्राउंड के ऊपर ट्रॉली चल रही है। ये एक्सेलरेशन से चलेगा 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, इस एक्सेलरेशन से चल रहा है। इसकी एक्सेलरेशन है मेरे पास 2 और एक ऑब्जर्वर यहां पर है, एक ऑब्जर्वर यहां पर है और उसकी एक्सेलरेशन है a3। ये ग्राउंड है, मतलब ये थर्ड ऑब्जर्वर जो है, थर्ड ऑब्जर्वर ग्राउंड पर है, सेकंड ऑब्जर्वर एक एक्सेलरेटिंग प्लेटफॉर्म पे है, एक ब्लॉक रखा गया है, उसकी एक्सेलरेशन कितनी है 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 और दिस इज द एक्सेलरेशन 2, ट्रॉली की एक्सेलरेशन 2 है। ये सिचुएशंस हैं। और क्या सिचुएशंस आपको दे रखी हैं? और कहता है कि आपको वर्क डन कैलकुलेट करना है बाय द स्यूडो फोर्सेस। ठीक है, कैलकुलेट द वर्क डन बाय द स्यूडो फोर्सेस, बाय द स्यूडो फोर्स फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वर 2 एंड ऑब्जर्वर 3, दोनों के कारण क्या क्या वर्क डन होगा वो कैलकुलेट करना है इन द टाइम t सेकेंड्स, इन द टाइम t सेकेंड्स। इनिशियली ऑब्जेक्ट्स और ऑब्जर्वर सब रेस्ट पर थे, ये आपको दे रखा है। इनिशियली ऑब्जेक्ट्स एंड ऑब्जर्वर्स आर एट रेस्ट, मतलब इनिशियल वेलोसिटी जहां पर भी जरूरत पड़ेगी उसको क्या पुट करना है, 0 पुट करना है। ये सवाल है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो ऑब्जर्वर 2 के कारण वर्क डन क्या होगा वो कैलकुलेट करते हैं। ठीक, ऑब्जर्वर 2 के कारण, सो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ऑब्जर्वर 2, सो मैं लिख देता हूं वर्क डन बाय स्यूडो फोर्स, pseudo force according to observer 2, according to observer 2। तो डायग्राम फिर से मैं यहां पर बना रहा हूं एक, आप उसको सीख सकते हैं उस डायग्राम को। कुछ ऐसी सिचुएशन होगी, ऑब्जर्वर 2 यहां बैठा हुआ है, रेस्ट पर है, तो ऑब्जर्वर 2 क्या करेगा, इस पे एक स्यूडो फोर्स लगाएगा। वो क्या होगा, मास इंटू एक्सेलरेशन। किसकी एक्सेलरेशन? जिसके ऊपर ब्लॉक रखा हुआ है उसकी एक्सेलरेशन। तो यहां पर a2 लिखा जाएगा और इसकी खुद की एक्सेलरेशन कितनी है, इसकी खुद की एक्सेलरेशन है 1 2। ठीक, तो ये स्यूडो फोर्स लगेगा। अगेन मैंने आपको बता दिया, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, एक्सेलरेशन ऑफ द प्लेटफॉर्म। एक्सेलरेशन ऑफ द प्लेटफॉर्म क्या है, a2 है, तो ये स्यूडो फोर्स लगेगा। इस स्यूडो फोर्स के कारण हमें क्या करना है, इस ब्लॉक पे कितना वर्क डन हो रहा है वो कैलकुलेट करना है बाय द ऑब्जर्वर 2। चलिए, वर्क डन क्या होता है, वर्क डन होता है यहां पर स्यूडो फोर्स के कारण है इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट लिख देते हैं और उनके बीच डॉट प्रोडक्ट लिख देते हैं इस तरह से। डिस्प्लेसमेंट ऐसे कुछ आगे की तरफ रहेगा d1। ये d1 कितना होगा यार, जो d1 होगा ये तो लिखा जाएगा ut प्लस हाफ a12 टी स्क्वायर, ऐसे ut क्योंकि 2 के रिस्पेक्ट में करना है ना, ऐसे हाफ a12 टी स्क्वायर। क्या है इसका, 1 का विद रिस्पेक्ट टू 2, आपको याद होगा डायग्राम में देख सकते हैं 2 ये था 1 ये था। अब ये तो है 0 प्लस हाफ a12 तो ऑलरेडी आपको गिवन है a12 टी स्क्वायर। सो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच कितना एंगल है, 180 डिग्री का, तो यहां पर थीटा कितना आ जाएगा
180 डिग्री। कॉस ऑफ 180 डिग्री कितना होता है? कॉस ऑफ 180 डिग्री होता है -1। 180 डिग्री इक्वल्स टू -1। इसका मतलब इनका अगर मैं डॉट प्रोडक्ट हटाता हूं तो यहां पर क्या आना चाहिए? कॉस ऑफ 180 डिग्री आना चाहिए। चलिए, वर्क डन 2 के कारण कितना आया? स्यूडो फोर्स कितना है? मास इंटू एक्सेलरेशन, ये है फोर्स, और डिस्प्लेसमेंट है हाफ एक्सेलरेशन 1 to t square. So this is the work done by observer 2. This is the work done by pseudo force according to observer 2. ये आंसर आएगा हमारा। क्लियर है सबको? बिल्कुल क्लियर होना चाहिए ये बात। अब बढ़ते हैं कि ऑब्जर्वर 3 के कारण कितना वर्क डन होगा, स्यूडो फोर्स ने कितना वर्क डन किया। सेम ऑब्जेक्ट है, सेम सिचुएशंस हैं, चलिए वो कैलकुलेट करेंगे अब हम। सो लिखिए वर्क डन बाय द स्यूडो फोर्स अकॉर्डिंग टू ऑब्जर्वर 3। क्या लिखना है? वर्क डन, लिखिए वर्क डन बाय द स्यूडो फोर्स अकॉर्डिंग टू ऑब्जर्वर 3। ऑब्जर्वर 3 के अकॉर्डिंग कितना वर्क डन हुआ? सो ऑब्जर्वर 3 के अकॉर्डिंग, अब ऑब्जर्वर 3 क्या करेगा? वो स्यूडो फोर्स लगाएगा, तो वो भी देख लेते हैं कैसे लगाएगा। इस तरह की सिचुएशन है, इसकी खुद की एक्सेलरेशन है a12, इसकी एक्सेलरेशन है a2, और ऑब्जर्वर 2 यहां कहीं है ऑब्जर्वर 2, और उसकी एक्सेलरेशन है a3। ठीक, इसका मास है m, इस पे स्यूडो फोर्स लगेगा भाई इस डायरेक्शन में। इतना तो सबको क्लियर होना चाहिए कि स्यूडो फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, क्योंकि ऑब्जर्वर की जो स्यूडो फोर्स लगा रहा है उसकी एक्सेलरेशन किधर है? राइट साइड पे, तो इस पे स्यूडो फोर्स किधर लगेगा? लेफ्ट साइड पे। कितना मैग्नीट्यूड होगा? मास, और कौन लगा रहा है? ऑब्जर्वर, ये ऑब्जर्वर लगा रहा है, तो इसका एक्सेलरेशन होगा। कुछ बच्चे यहां कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि जब कॉन्सेप्ट सिखाया जाता है तो हम इन्हीं दोनों के, यूजुअली टीचर क्या करता है, इन्हीं दोनों के बीच सिखा देता है, या फिर कह सकते हैं कि ऑब्जर्वर 2 के कंपैरेटिव ही कॉन्सेप्ट को स्यूडो फोर्स का सिखा दिया जाता है, और बच्चा ये मान लेता है कि जिसके ऊपर रखा हुआ है उसकी एक्सेलरेशन। कुछ हद तक वो सही है। क्यों सही है? क्योंकि ऑब्जर्वर कहां पर था? उसी प्लेटफॉर्म पे था, तो टीचर बोल देता है कि ये ब्लॉक जिसके ऊपर है उसकी एक्सेलरेशन। बट सच्चाई क्या है कि जहां ऑब्जर्वर होता है, ऑब्जर्वर के प्लेटफॉर्म की एक्सेलरेशन, यहां ऑब्जर्वर 2 था तो ऑब्जर्वर के प्लेटफॉर्म की एक्सेलरेशन, यहां पर ऑब्जर्वर ये है ना, तो इस बारी फ्रेम ऑफ रेफरेंस किसके साथ अटैच है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस इसके साथ अटैच है, तो इसका कितना एक्सेलरेशन होगा? a3। इस केस में फ्रेम ऑफ रेफरेंस इसके साथ अटैच था, तो इसका कितना एक्सेलरेशन था? a2 था। तो इसलिए ये कितना स्यूडो फोर्स लगा रहा था? a2 वाला, है ना। इसके कारण इस पे स्यूडो फोर्स कितना लग रहा था? मास इंटू a2 लग रहा था। लेकिन थर्ड के कारण जो स्यूडो फोर्स लगेगा वो क्या होगा? मास इंटू a3 होगा। क्लियर कर लीजिए बात को। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। फोर्स तो पता लग गया हमें, अपोजिट डायरेक्शन में, और डिस्प्लेसमेंट इधर होगा, है ना, 1 विद रिस्पेक्ट टू 3, ये डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। अब ये बड़ी अच्छी चीज है सीखने वाली, 1 विद रिस्पेक्ट टू 3। इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है, इसलिए u वाली टर्म 0 हो जाएगी। हाफ एक्सेलरेशन ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 3 t स्क्वायर। तो ये जो चीज है ना, ये बड़ी अच्छी चीज है यहां सीखने वाली, कि ये तो हमें पता ही नहीं है कि एक्सेलरेशन 1 का एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू 3 कितना होगा। ये थर्ड था, तो वो हमें सीखना पड़ेगा। एक्सेलरेशन ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 3 हमें कैलकुलेट करना है। तो ये कैसा होगा? एक्सेलरेशन ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस एक्सेलरेशन ऑफ 3 विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ऐसा लिखा जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है एक्सेलरेशन ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। एक्सेलरेशन ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 था a12, तो इसका एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड तो पता ही नहीं है। इसका एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू 2 कितना है? a12 है। तो इसको अब मैं इस पे रिलेटिव वेलोसिटी की तरह रिलेटिव एक्सेलरेशन का फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूं। एक्सेलरेशन ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 प्लस एक्सेलरेशन ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस एक्सेलरेशन ऑफ 3 विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ध्यान से देखिएगा जरा, जब 2 और 2 ये कॉमन है सेंटर पे तो प्लस का साइन आता है। तो अगर यहां G और G, ये देखो ये कॉमन नहीं है,
ये मिडल में नहीं है, है ना। 1 और g था, 1 और g, 1g, 2 कॉमन आ गया यहां पर तो प्लस का साइन आया, लेकिन g बाद में है तो माइनस का साइन आया। अगर यहां पर होता ना a एक्सेलरेशन ऑफ g विद रिस्पेक्ट टू 3, अगर यहां पर होता ऐसे g और 3, तो यहां कौन सा साइन आना था, प्लस का साइन आना था, लेकिन इसका अपोजिट है, यहां है 3 विद रिस्पेक्ट टू g तो माइनस का साइन आया। अब ये चीजें हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं। एक्सेलरेशन ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 आपको गिवन है, पॉजिटिव डायरेक्शन में है। एक्सेलरेशन ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड पॉजिटिव डायरेक्शन में है, क्या वैल्यू है इसकी, a2 वैल्यू है। एक्सेलरेशन ऑफ 3 विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये है एक्सेलरेशन ऑफ 3 विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, पॉजिटिव डायरेक्शन है, a3 लिखा जाएगा। सो दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 3, जिसको हम यहां पर यूज करेंगे। देयरफॉर डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया, डिस्प्लेसमेंट आ गया हाफ एक्सेलरेशन ऑफ a12 प्लस a2 माइनस a3 एंड t स्क्वायर, ये डिस्प्लेसमेंट आ गया। अब आपको डिस्प्लेसमेंट पता लग गया है तो वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हैं। सो वर्क डन बाय 3, कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है, ये फोर्स अप्लाई हो रहा है। अब देखो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच कितना एंगल, 180 डिग्री का एंगल है, तो नेगेटिव वर्क डन आएगा, तो मैं नेगेटिव लिख रहा हूं, कॉस ऑफ 180 डिग्री नेगेटिव होता है। फोर्स हो गया, ये फोर्स हो गया, और ये डिस्प्लेसमेंट हो गया 1/2 a12 प्लस a2 माइनस a3 एंड देन t स्क्वायर, इस तरह से। सो नेगेटिव ऑफ ma3 डिवाइडेड बाय 2 एक्सेलरेशन ऑफ 12 प्लस a2 माइनस a3 t स्क्वायर। देखो इतना लंबा ये जो है, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। और बहुत इंटरेस्टिंग लगा मुझे ये क्वेश्चन, इस चीज को ध्यान में रखते हुए कि ये जो चीज कैलकुलेट करनी थी, एक तो ये अच्छा था, और एक जो ऑब्जर्वर था वो अब कहां पर था, ग्राउंड पे था। जब हम स्यूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट सीखते हैं तो यूजुअली ऑब्जर्वर हम यहां बिठा के सिखाते हैं, तो एक नई चीज यहां भी थी, इसीलिए ये सवाल मुझे अच्छा लगा, मैंने आपके सामने रखा है। एक और सवाल आपके सामने रखता हूं, तो उसको देखते हैं वो कैसे सॉल्व करना है। देखो ये सवाल है हमारे सामने, सेम क्वेश्चन हमने न्यूटन लॉज में सीखा होता है स्यूडो वाले टॉपिक पे। कहता है ऑल द सरफेसेस आर स्मूथ, वी हैव ए वेज, एंगल थीटा इंक्लिनेशन है, उसके ऊपर एक बॉक्स रखा गया है, मास m है, मास की वैल्यू दे रखी है 100 ग्राम। वेज को एक्सेलरेट कराया गया बाय सम एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स, कितनी एक्सेलरेशन प्रोवाइड की गई, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। स्टिल द ब्लॉक डज नॉट स्लाइड विद रिस्पेक्ट टू वेज, ऑल द सरफेसेस आर स्मूथ, इवन देन the block does not slide with respect to wedge. Find the work done by the normal force with respect to ground. Ground के रिस्पेक्ट में वर्क डन क्या होगा। अब बात यहां याद रखनी है, हालांकि ये क्वेश्चन पूरी तरह से वर्क डन बाय स्यूडो फोर्स नहीं है, क्योंकि वर्क डन हमें किसका कैलकुलेट करना है, किस फोर्स के कारण, नॉर्मल फोर्स के कारण, और किसके रिस्पेक्ट में, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। तो टोटली ये स्यूडो फोर्स पे क्वेश्चन नहीं हो सकता, बट यहां पर एंगल जो है वो वेरिएबल है, तो यहां पर थोड़ा सा स्यूडो फोर्स का रोल हम यहां पर देखेंगे। एज द ब्लॉक डज नॉट स्लाइड, तो अगर ब्लॉक स्लाइड नहीं कर रहा है तो वेज के कंपैरेटिव अगर ऑब्जर्वर मैं यहां पर बिठाता हूं पहले, तो ये ऑब्जर्वर क्या करेगा, इस ब्लॉक के ऊपर एक स्यूडो फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में, है ना। क्या लिखेगा, मास इनटू एक्सेलरेशन। एक नॉर्मल इस डायरेक्शन में लगेगा, ये नॉर्मल लग गया, और mg लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक। अब ये तो y एक्सिस डाउनवर्ड हो गया, ये हो गया x एक्सिस नेगेटिव डायरेक्शन में। नॉर्मल जो है वो किसी भी, ना ही x में है ना ही y में, तो नॉर्मल को हम इसके कंपोनेंट्स में डिवाइड कर देते हैं। जब मैं नॉर्मल्स को इसके कंपोनेंट्स में डिवाइड करता हूं तो इसका एक कंपोनेंट तो आ जाएगा ऐसे और दूसरा कंपोनेंट ऐसा चला जाएगा। ये एंगल थीटा है तो ये एंगल हो जाएगा थीटा, ये आ जाएगा n cos ऑफ थीटा, ये आ जाएगा n sin ऑफ थीटा, ठीक। एक्सेलरेशन याद रखिए, ब्लॉक की एक्सेलरेशन क्या थी, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर थी। ब्लॉक डज नॉट स्लाइड, ब्लॉक इज एट रेस्ट, सो ब्लॉक रेस्ट पे है ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंग, तो इसका मतलब ये हो गया कि जो n sin ऑफ थीटा होगा, ये जो फोर्स है ये किसके बराबर होनी चाहिए, मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर होनी चाहिए, और n cos ऑफ थीटा किसके बराबर होना चाहिए,
mg के बराबर होना चाहिए। टोटल अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू टोटल डाउनवर्ड फोर्स बिकॉज द ब्लॉक इज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू वेज। यहां से देखते हैं क्या क्या टर्म्स आती हैं हमारे पास। यहां आ गया कि tan ऑफ थीटा मल्टीप्लाई g इज इक्वल टू एक्सेलरेशन, न्यूटन लॉज अभी तक, ठीक। अब g की वैल्यू कितनी, g की वैल्यू है मेरे पास 10, एक्सेलरेशन कितना 10, 10 से 10 कैंसिल हो गया, tan ऑफ थीटा कितना आ गया 1, थीटा कितना आ गया 45 डिग्री। तो स्यूडो फोर्स का रोल यहीं तक था, थीटा को कैलकुलेट करने तक। स्यूडो फोर्स की हेल्प से हमने थीटा को कैलकुलेट कर लिया। अब स्यूडो वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। अब सिंपली वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, कि यहां से ग्राउंड पे कोई पर्सन है, वो इस नॉर्मल फोर्स के कारण कितना वर्क डन होगा वो कैलकुलेट करना है हमें। लेट्स से इन फर्स्ट सेकंड, 1 सेकंड में कितना वर्क डन होगा, क्योंकि हमें डिस्प्लेसमेंट भी तो देखनी पड़ेगी ना, ठीक। अब देखो ये फोर्स है, इस फोर्स के कारण ये आगे जाएगा, है ना, ये वाली फोर्स दिख रही है ना, क्योंकि ब्लॉक जो है इस वेज के साथ साथ मूव कर रहा है ना आगे की तरफ। तो कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर, लेट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। फाइंड द वर्क डन बाय द नॉर्मल फोर्स विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इन 1 सेकेंड, इन 1 सेकेंड। u का वैल्यू 0, हाफ, एक्सेलरेशन कितना आया 10, t की वैल्यू कितनी आई 1 का स्क्वायर, सो d आ गया मेरे पास 5 मीटर। इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ 1 सेकेंड में। अब ये जो डिस्प्लेसमेंट है दैट इज टूवर्ड्स राइट, और राइट डायरेक्शन में फोर्स कौन सी है n साइन ऑफ थीटा। इसका मतलब दोनों सेम डायरेक्शन में है। सो वर्क डन बाय नॉर्मल, तो नॉर्मल का कौन सा कंपोनेंट वर्क डन कर रहा है यहां पर, n साइन ऑफ थीटा इज रिस्पॉन्सिबल, n कॉस ऑफ थीटा के कारण वर्क डन 0 हो रहा है। सो n साइन ऑफ थीटा मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट, n का वैल्यू कितना है, n का वैल्यू हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, देखते हैं। n साइन ऑफ 45, डिस्प्लेसमेंट कितना है, इतना है। अब देखो हमारे पास मास भी है, एक्सेलरेशन भी है, तो एक इक्वेशन देख लेते हैं। n साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। n साइन थीटा साइन 45 कितना होता है 1/√2 होता है। मास कितना है 100 ग्राम है, तो ये केजी में हो जाएगा, और एक्सेलरेशन कितना है 10 है। ये 3 0 कैंसिल हो गए, 1 आ गया। सो n इक्वल्स टू √2 न्यूटन। ये आ गया नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन यहां सब्स्टिट्यूट करते हैं, √2 साइन 45 1/√2 मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट जो कि 5 है, √2 से √2 कैंसिल हो गया। सो वर्क डन बाय नॉर्मल, वर्क डन बाय नॉर्मल कितना आ गया 5 जूल। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस न्यूमेरिकल। सो आज आपके सामने बस इतना सी लेक्चर लेके आया हूं, आगे वर्क डन बाय फ्रिक्शन लेके आऊंगा। आई होप कि आपको ये कंटेंट अच्छा लग रहा है, आपके लिए फायदेमंद है। नीट लेवल हो, जेईई लेवल हो, सब कुछ कवर करता हुआ चल रहा हूं। बस मेरे को आपको सपोर्ट करना है, सपोर्ट करिए मेरे चैनल को, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट करिए, अपने फ्रेंड सर्कल में इसको सर्कुलेट करिए, सो दैट कि हर किसी को एक अच्छे कंटेंट हर किसी तक पहुंच सके। विश यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय।